चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 26, 7 and 8, 29, 30. Which of the following compound would have the highest heat of hydrogenation? तो करेक्ट आंसर होगा इसका, देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे देखते थे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पहला चीज, हाँ 1/स्टेबिलिटी। तो भाई उस हिसाब से आपको दिख रहा होगा सबसे खराब अल्कीन कौन सा है, पहला वाला। अल्कीन की स्टेबिलिटी को देखने का पैरामीटर क्या था, सबसे पहला पैरामीटर क्या था, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। भूल गए एकदम, ये तो पूरा क्लास में कराया हुआ एग्जाम्पल है। तो फिर अगर आप ज्यादा इसमें सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ये अल्कीन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसमें कहां से स्टेरिक आ रहा है, स्टेरिक का कंपैरिजन हम कब कर रहे होते हैं, जब सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आया, जैसे सिस एंड ट्रांस में। जैसे वो क्वेश्चन कौन सा था, CH3 और ट्रांस के केस में, इन दोनों के कंपैरिजन में हम करते थे। तो बड़ा प्लेन सा चीज है, भूल जाओगे ऐसे कैसे काम चलेगा। करा दूं, ठीक है बेटा, ओके चलो 30, 31, 32, 30 भी बताना है। मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन इज, ये तो बना के देख लो यार, ये तो एकदम आसान सा है। तो ये बताओ कौन अच्छा डोनर है, ऑक्सीजन या क्लोरीन? कौन, क्या मतलब तुम लोग का तबीयत खराब है क्या आज? बेटा तबीयत खराब है थोड़ी, बोलिए सुचेत, तबीयत गड़बड़ है क्या? कौन अच्छा डोनर है इसमें से, ऑक्सीजन या क्लोरीन? कैसे देख रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको तभी देखना है जब दोनों एटम जिनका कंपैरिजन कर रहे हो दे बिलोंग टू सेम पीरियड। ये ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है। बार बार तुम लोग का दिमाग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखलाया था। यहाँ साइज से कंपेयर करेंगे, और साइज में भी क्लोरीन का 3p यूज होता है इसके 2p के साथ। और मैंने इतना प्यार से समझा रखा था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बताया था ना। मतलब वो रिंग में इलेक्ट्रॉन देते नहीं बल्कि उल्टा खींचते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन इज मच बेटर डोनर, और इतना लिखवाया भी था यार, ऑक्सीजन डोनर इज अ गुड एक्टिवेटिंग ग्रुप। OH हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। सब बेकार हो गया, कहीं कुछ दिमाग नहीं आता है कोरिलेशन करते टाइम पे। क्यों साक्षी, बोलो क्यों? हुआ था सही है, हाँ करेक्ट हुआ था, ध्यान ही नहीं। चलिए भाई 31, 32, 32 में सबसे ज्यादा स्टेबल 1 and 3 होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगा। अब वेट एंड 1 and 3 में भी 1 ज्यादा स्टेबल होगा। तो कौन सा आंसर हुआ फिर, डी। उसका चेंज कर लो और इसको जाकर के तुरंत आज बता देना है, अभी के अभी जाके बताना है, ठीक है क्लास के बाद। हाँ जी, डी, 1 greater than 3 एंड देन उसके बाद 2 आएगा, और सबसे खराब कौन सा होगा, 4। दो ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। 33, 34, which other following compound will show stereoisomerism? 4-chlorobutane 1-ol, 4-chlorobutane 1-ol। 4 पे क्लोरो है, ब्यूटेन 1-ol। कहां से दिख रहा है भाई? हाँ तो ये कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद
टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल बताने की जरूरत है? बेटा बताओ क्या देखना चाहते हो तुम? बताओ ना, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, बताओ, बोलो। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यही चीज एग्जाम में समझ जाते तो थोड़ा भला हो जाता। फिर क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन। सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन, सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन। ब्यूटाइल है, 4 कार्बन है, सेकेंडरी बोल रहा है, तो जहां पे ब्रांचिंग है वहीं से NH2 जुड़ा हुआ है। तो क्या ये आपको नहीं दिख रहा है कायरल सेंटर? हाँ, तो क्या ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा? और N ब्यूटाइल एल्कोहल, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे, कोई स्टीरियो सेंटर नहीं। सो द आंसर विल बी। क्या सच में ऐसे क्वेश्चन गलत कर रहे हो क्या तुम लोग एग्जाम में? कितने लोगों ने गलत किया इसको? हाथ उठाओ। अटेम्प्ट ही नहीं किया, ये तो और भी बड़ा क्राइम है। क्या नहीं बन रहा था बेटा? क्यों अटक गई? सब तो कॉमन नेम की चीजें थी ना। किस टाइप का कंफ्यूजन मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, एक बात बता, एक मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर का मतलब क्या है? ऐसा सेंटर जिसके अबाउट POS COS ना हो। और कार्बन वाले मॉलिक्यूल में तो टेट्राहाइड्रल सेंटर ही होता है। और हमने इस पे इतना रिसर्च कर रखा है कि जब तक चारों ग्रुप उसका अलग ना हो तब तक वो कायरल नहीं हो सकता। कितना सिंपल सा रूल बना रखा है। मतलब मुझे समझाओ कैसे नहीं हुआ था? ये तुम नहीं बना पाए या इस बनाने के बाद भी नहीं दिमाग चला? इसका मतलब कि स्टीरियो आइसोमर का आप लोग प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो अच्छे से। अरे बहुत ही मतलब फंडामेंटल, बहुत बेसिक लेवल का मिस्टेक है बेटा। ये सब बोल करके ना तुम लोग डरा रहे हो फिर। और बताओ। नंबर ऑफ पॉसिबल enantiomeric pair that can be produced during monochlorination of 2-methyl butane। हाँ, enantiomeric पेयर का मतलब यही हुआ, DNL को 1 पेयर बोलेंगे। तो जितने जितने कायरल सेंटर्स हुए उतने पेयर बनेंगे। या 1 मिनट, मतलब जितने, एक बारी बना, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म डिवाइडेड बाई 2 आएगा पेयर के। तो एक बारी देख लेते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन ना। चलो खड़े हो जाओ तो परमीत। अब बताओ मोनोक्लोरिनेशन का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या बात, कहां से बेटा? कहां से पढ़ के आए हो केमिस्ट्री? नहीं, पॉजिटिव सोच भी कैसे रहे थे सपने में भी, मुझे ये समझाओ। निकला भी कैसे मुंह से पॉजिटिव आएगा? समझाओ मुझे। कुछ चीजें आती है ना बैकग्राउंड में भी, अगर आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात रहा होगा। मतलब ये आया भी कहां से दिमाग के किसी कोने के अंदर कि पॉजिटिव चार्ज इसमें आएगा? अभी जब मैं पूछ रहा था कैसे इसका होगा, पॉजिटिव चार्ज आया भी कहां से बताओ मुझे, समझाओ। इसको बोलते हैं बेसलेस थिंकिंग। आ रहा है बात समझ में? आपका एक वर्ड भी निकलना चाहिए तो वेल थॉट होकर के कि हाँ यहाँ पे क्या होने वाला है। बैठो, बोलो मृदुल, खड़े जाओ, बताओ इसमें कैसे होगा। अलग अलग हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास ये बनेगा स्ट्रक्चर। क्या ये कायरल है इसमें कोई भी? क्या इसके अंदर कोई कायरल सेंटर है? अब बताओ बेटा, क्या अब कायरल सेंटर है? तो ये अपने आप में एक पेयर हो गया, D+L 1 पेयर। अब मैं ये क्लोरीन को यहां लेके आऊंगा, कोई फायदा पड़ेगा? इसको इधर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा। कैसे देखो, दिख क्या हुआ? ये इधर इधर इधर,
तो यहाँ पे एक कायरल सेंटर क्रिएट हो गया, तो इसका भी D+L कितने आएंगे पेयर? क्या मतलब क्या है यार ये क्वेश्चन में, कोई दम है क्या? इतने सीधे सीधे क्वेश्चन, फुल मार्क्स आने चाहिए ऐसे पेपर में। तुम अगर पॉजिटिव चार्ज सोचोगे तो फिर भाई मैं क्या ही बोलूं तुमसे, तो बोलना भी नहीं था ना खड़े होकर के। थर्टी फाइव, हाँ जी, डाउट है? नॉर्जम खड़े हो जाओ, बताओ इसमें क्या डाउट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर डाइस्टीरियोमर्स? कौन से होते हैं? तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर, दे मे बी ज्योमेट्रिकल और दे मे बी ऑप्टिकल आइसोमर विच आर नॉट द मिरर इमेज। मुझे बताओ, क्या वन में पहला और दूसरा जो भी बनाया है, क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? क्या वो एक दूसरे के मिरर इमेज हो रहे हैं? तो क्या होंगे वो? हाँ जी, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी हैं और डाइस्टीरियोमर भी हैं। ये लिखवाया भी था क्लास के अंदर, लिखवाया ना भाई, पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। यहां मिरर रखोगे तो ये नहीं बनने वाला है, बट दे आर स्टीरियो आइसोमर। ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, पहले ये पागलपन दिमाग से निकालो। कैसे बेटा बताओ, बोलो। हाँ, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का यहां पे बात ही नहीं हो रहा था। और पहली बात तो ये मॉलिक्यूल ही प्लेनर है, तो यहां प्लेन पास कर दोगे तो वैसे ही हाफ ऑफ कट जाएगा। यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री और इस सब का बात ही कहाँ है, खत्म हो गया ना ये तो। ओनली ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब इतना प्रैक्टिस करने के बाद ना एकदम आंखें खुली रहनी चाहिए, मॉलिक्यूल देखते ही समझ पड़ना चाहिए कि मुझे क्या करना है यहाँ पे। इतना टाइम ले रहे हो, इसका मतलब है कि अभी आपकी प्रैक्टिस उतने रोबस्ट तरीके से हुई नहीं है, मैं बता रहा हूं। मतलब मॉलिक्यूल पढ़ा नहीं कि एकदम आइडिया लग जाना चाहिए कि क्या पूछा है यार सर ने इसके अंदर। ये फ्लुएंसी आनी चाहिए इस तरह के पेपर में। बैठ जाओ, अभी पीओएस सीओएस चेक करोगे तो हो चुका फिर। ये प्रैक्टिस के टाइम का है, और ये सब चीजें लापरवाही झलक रही है बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन पेपर से आपकी जो केयरलेसनेस है थ्रू आउट द वीक वो एक्सपोज हो जाता है एक दिन के अंदर। और चेक करो, और बताना है उसमें, सारे ऑप्शन निकल रहे हैं, ढंग से चेक करो। मैं अभी क्रॉस क्वेश्चन कर लूंगा, याद रखना, झूठ बिल्कुल भी नहीं। मेरे से आ रहा है तभी यस बोलना है। प्रद्युमन, पायल, हर्षव, आप लोगों ने अगर टेस्ट दिया हो तो डाउट आपके भी हो सकते हैं। तो क्या मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, बेटा आप लोग भी डाउट भेजिए? Question number 37. An optically active alkene with molecular formula, रुक जाओ बेटा, C6H12। पहली बात तो देखो, 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन जो भी हो और सिंगल चॉइस हो, तो इन सब पागलपन से बाहर निकलो। कोई एक आधा ऑप्शन इस तरह का कैसा भी मिल जाए जिसमें मिस्टेक हो, तो 3 चेक करो ना, 3 पे कॉन्फिडेंस है ना। कौन सा है? आओ चलो देखते हैं। आंसर भी तुम नहीं बता दिया। An optically active alkene with molecular formula which are give optically inactive alkene C6H12 which upon hydrogenation gives optically inactive alkene। पहली बात तो देखो, थोड़ा सा यहाँ पे 612 है,
मतलब ये समझ में आ रहा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है 1। अच्छा इसने क्या बोला, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए अल्कीन ना। उसके बाद आप आई होप अंडरस्टूड है, समझ गए होगे कि हाइड्रोजनेशन के बाद वो अल्कीन किस में बदल जाएगा, अल्केन। तो ये अंडरस्टूड है। तो अब इसमें पहले अल्कीन है, बाद में ये क्या बन जा रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव पहले है और बाद में इनएक्टिव हो जाता है। तो आओ देखते हैं, एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला करते हैं 2 मिथाइल 2 पेंटीन। टू मिथाइल 2 पेंटीन में वही चेक कर रहा था मैं, यहां पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। 1 2 3 4 5 2 मिथाइल 2 पेंटीन यहां पे कर दिया और यहीं पे ये हो गया। क्या अल्कीन कभी एक्टिव होंगे ये वाले, अनलेस इधर वाले साइड में कहीं कायरल सेंटर ना हो भाई, वरना अल्कीन क्या शो करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बोलो भाई, चलो ठीक है। अब अगला देखते हैं, कौन सा ऑप्शन, थ्री मिथाइल 2 पेंटीन। तो इसको उठा के यहां कर दिया बस, कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आता है 2 हेक्सेन लिखा हुआ है, बेसिकली वो हेक्सीन है। 2 हेक्सीन में क्या कर रहा हूं भाई, अब ये बताओ हेक्सीन का भी फॉर्मूला यही होगा 2 हेक्सीन। बताइए जरा ये कैसे ऑप्टिकली एक्टिव आपको दिखाई दिया, किस तरह से आपको ऑप्टिकली एक्टिव दिखाई दिया, मैं समझाइए। कौन सा कायरल सेंटर आपने देख लिया, ऐसा कौन सा जगह है जिसके अबाउट पीओएस सीओएस आपको नहीं दिख रहा है, मैं दिखाता हूं फिर। बोलो ना, समझाओ मुझे। अभी नहीं दिख रहा है, चलो अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या है, इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 3, सॉरी क्या नाम है भाई, 3 मिथाइल 1 3 मिथाइल 1 पेंटीन, 1 पे पेंटीन है, 1 2 3 3 पे मिथाइल ग्रुप है। क्या कायरल दिख रहा है सबको अब, बोलो भाई। और इसका डबल बॉन्ड गायब हो जाए तो कितने लोग कह रहे हैं कि इस साइड भी इथाइल हो गया, इस साइड भी आइडेंटिकल ग्रुप हो गए, कहानी खत्म। क्योंकि कायरल सेंटर वही होता है जिसके चारों सेंटर अलग अलग हो। मतलब वर्डिक्ट भी दे देना है, मिस्टेक होने के बाद चेक भी नहीं करना है कि मैंने क्या मिस्टेक किया है। कॉन्फिडेंस देख रहा हूं मैं किस लेवल का हो गया है। वेरी गुड। 29 28 40 41 42 42 में दिक्कत है। चलिए, ये बता रहा है कि ईएस कितनी अच्छी पढ़ाई हुई है। ये क्लास में डिस्कस्ड एग्जाम्पल का पार्ट है। लेक्चर अटेंड किया था, कवर किया है पूरा, नहीं किया है, दैट इज वाई। देखो एक बात बता दे रहा हूं बेटा, जिसने भी कवर नहीं कर रखा है, जितनी भी चीजें हो चुकी हैं, मेक श्योर कि आप इस फ्राइडे तक सारी चीजें खत्म कर जाओ, स्पेशली रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देयर शुड बी नो बैकलॉग एज फार एज द लेक्चर इज कंसर्न, as well as there should be no backlog as far as the number of, I mean the number of questions that you are supposed to attempt. आप कहीं पे भी कमी छोड़ोगे ना, तो ये मैंने बोला था ना, इतने दिनों से मैं भूमिका बना रहा था, अब तक अब सब बन चुका है, सब रेडी हो चुका है। अब एक्सेलरेट करने का टाइम है, और आपको एक एक हफ्ते में पता चला एक एक चैप्टर खत्म हो रहा होगा, और वहां पे तभी आप अच्छे से समझ पाओगे, विथ प्रॉपर क्लैरिटी आप मैकेनिज्म पकड़ पाओगे, जब आप
मैं संडे तक का टाइम देता हूँ सबको, इस संडे तक ना, मंडे से प्रॉपर चैनल होकर के चैप्टर्स रैपिड पेस में जाएंगे। इस बारी तो मैं अभी इस वीक तक तो मैं आराम से ही लेके चलूंगा, ताकि आपको टाइम दे दूं, सेटल हो जाओ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, अपने इस तरह के जो इडियोटिक मिस्टेक्स कर रहे हो वो सब खत्म कर लो, है ना। फिर उसके बाद मंडे से हम लोग अपना पेस पकड़ेंगे, ठीक है। एंड विल ट्राई कि ये मंथ आपका मेजर जितने भी ऑर्गेनिक के टॉपिक हो सब खत्म हो जाए। इज दैट क्लियर? आइए चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही मतलब वन ऑफ द मोस्ट घटिया क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज दिस। सबको स्ट्रक्चर समझ में आया था कि यही है? क्यों घटिया बोल रहा हूं? देखो, अगर आप इलेक्ट्रोफाइल यहां लेके आते हो तो आपके पास 2 रिंग है बेंजीन का, उस पर अटैक कराना। ये वाले रिंग से ये ग्रुप खींच रहा है या डोनेट कर रहा है? खींच रहा है, मतलब ये डीएक्टिवेटेड है। इस रिंग में ये डोनेट कर रहा है या खींच रहा है? मतलब ये एक्टिवेटेड है। बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, डीएक्टिवेटेड या एक्टिव? हाँ, डीएक्टिवेटेड पे क्यों आ रहा था आंसर अभी? इसमें इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? Awesome. You need to improve a lot. Understood? अगर इस तरह के आर्गुमेंट आ रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जिधर कमी है वहीं पे अटैक करेगा, तो फिर सोचो तुम किस तरीके से, किस नजरिए से तुम पढ़ाई कर रही हो। चीजों को समझ समझ के करना है, रटना नहीं है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। तो इलेक्ट्रोफाइल विल नॉट अटैक हियर, इट विल अटैक ऑन दिस रिंग, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, बताओ ये जब भी अंदर इलेक्ट्रॉन डालेगा तो क्या ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग? हाँ बोलो, ये सीखा था ना लास्ट क्लास में, ये सब का पूरा कहानी हुआ था। तो ये लोन पे डालेंगे, ये सब ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, मैं बता रहा हूं ना। 10 में 5 क्लासेस ऑनलाइन चलती हैं तो हालत यही हो जाता है कुछ दिन के बाद। क्लास में रहते हो तो कम से कम मिस्टेक मुझे पता चलता है क्या कर रहे हो, थोड़ा कान खींचता हूं तो उसके बाद तुम्हें पता चल जाता है कि ये मिस्टेक नहीं करना है। ऑनलाइन बैठे हो, म्यूट करके एंजॉय कर रहे हो, मन कर रहा है सोने का, सो जा रहे हो। हु इज टेकिंग केयर ना। कैमरा ऑन करने के लिए बोलूंगा तो ऐसा लगेगा जैसे घर की प्राइवेसी खत्म हो जा रही है तुम्हारी। तो ऐसे इतना कंफर्ट जोन से यार तुम पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे नहीं चलता है चीजें ना। ऐसे पढ़ाई करोगे तो फिर हो गया, अब ये चल रही हैं धीरे धीरे चीजें, मैं देख रहा हूँ, फिर हो गया। अननेसेसरी अपना भी समय वेस्ट कर रहे हो, माँ बाप को अननेसेसरी फॉल्स होप भी दे रहे हो, उन्हें जाने वाला कुछ है नहीं, ठीक है। इतना आसानी से, इतने आराम से हो जाता है। तो 12-14 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, बेवकूफ नहीं है वो सब। आपके पास कोई स्पेशल शक्तिमान बन के तो पैदा नहीं हुए हो, सारे ह्यूमन बीइंग ही है ना। तो हर एक अचीवमेंट के लिए कुछ मिनिमम नंबर ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो जब आप क्रॉस करोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे। कामचोरों के लिए जगह थोड़ी ना है, वो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं यार इंजीनियरिंग के लिए। आपके जिम्मे काम दे दिया जाएगा, कल जाकर के आप बिल्डिंग ढहा दो, पूरा ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर दो, हो गया काम खत्म। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, सबके बस की बात नहीं है। जिम्मेदारी जो ले करके सीख सकता है, आगे कर सकता है, उसके ही जिम्मे के लिए ये चीजें हैं ना। काम को अच्छे से चैनलाइज करके, बैलेंस करके जो पढ़ाई कर सकता है उसके लिए ये बोला टाइम नहीं है कि आपको चम्मच चम्मच से ऐसे बना बना के खिलाया जाएगा, ले बेटा खा, आप सब रेडी है। खुद ही बनाना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। उतनी कैपेबिलिटी, उतना चीज है अंदर, तो ही ये सब चीजें एग्जाम वगैरह हैं भाई आपके लिए, है ना। बचपन से आदत लगी हुई है, ट्यूशन मास्टर घर पे आकर के पढ़ाएंगे, एक एक चीज सब चीज फॉर्म, एक एक छोटे छोटे चीजों को लिखवाएंगे आपके नोटबुक में। तो ऐसे कंफर्ट जोन से पढ़ाई करके जब यहाँ पहुंचोगे तो क्या ही होगा। नोबडी इज गोइंग टू केयर वंस यू आर एंटरिंग इनटू बीटेक फर्स्ट ईयर
ना। अभी तो हम फिर भी इतना बोलते हैं बेटा ये कर ले, ये कर ले, इसको कर ले, ये नहीं हुआ डाउट, कुछ नहीं पूछने वाले हैं। और नंबर आएंगे खराब, उसका भी कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। कौन जिम्मेदारी लेगा? सारा तब वहां जाके एक्सपोज होता है ना, कौन बच्चा पढ़ने वाला है, कौन खुद से सेल्फ स्टडी करके बिलीव करता है, और कौन बस डिपेंडेंट होता है पूरी तरीके से। ऐसी हालत है तुम लोग की, बताओ। ऑनलाइन एक सपोर्ट है क्लासेस के लिए, और जब मन करता है ऑनलाइन, जब मन करता है ऑनलाइन ना, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। तो जब ऐसे बहाने में ही पढ़ाई वढ़ाई होनी है तो पढ़ाई थोड़ी ना होती है, वो तो बस फॉर्मेलिटी कर रहे हो। फॉर्मेलिटी का रिजल्ट भी फॉर्मेलिटी ही आएगा। आओ चलो देखते हैं। ये जब लोन पेयर अंदर की तरफ जाएगा तो यहाँ ऑर्थो पे नेगेटिव आएगा, फिर वो जाएगा तो पैरा पे नेगेटिव आएगा, फिर ये जाएगा तो ऑर्थो पे नेगेटिव आएगा। ऑर्थो एंड पैरा रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन रिचर है, तो अटैक इन पे होगा। अब ऑर्थो पे फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक तो इसका माइनस आई है, दूसरा प्रॉब्लम है इतना बड़ा सा ग्रुप है ऑर्थो पे, तो ये पैरा पे जाने की कोशिश करेगा। तो कौन सा पोजीशन होगा फिर? हाँ जी। कितना आसान था बताओ ये क्वेश्चन, कुछ दम था इसके अंदर। अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन समझ गए, आप ये समझ गए डायरेक्टिंग नेचर क्या होता है, ये समझ गए एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, क्या है भाई इस प्रॉब्लम के अंदर, ऐसा क्या है रॉकेट साइंस, मुझे बताओ ना, क्यों नहीं दिमाग चल रहा है इतने। बस टीवी में एंटरटेनमेंट की तरह देख करके उसको बंद कर देना है, ना उस पर दिमाग चलाना है। क्वेश्चन दूंगा तो सोचना नहीं है, वेट करना है जब मैं लिखूंगा तभी। ये सब चीज की मॉनिटरिंग कहाँ हो पाएगी ऑनलाइन में? हाँ, मैं क्वेश्चन देता हूं तो ये चेक करता हूं तुम सोचना कहां से शुरू कर रहे हो, वही तो सिखाना है ना भाई। वरना बना बना करके ऑनलाइन में तो इतने सारे पैकेजेस हैं, क्यों, क्या जरूरत है इतना स्ट्रेस लेकर के यहाँ पढ़ने की। फिजिकली अगर आप टीचर के ऑब्जर्वेशन में हो, उसके डिफरेंसेस हैं, इसीलिए तो ऑनलाइन इंडस्ट्री खत्म होती जा रही है। ग्रुप डिस्कशन का कोई मतलब होता है? डाउट डिस्कशन का कोई मतलब होता है? इसलिए तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन नहीं, कोई मतलब नहीं है, म्यूट करके बैठ जाएंगे आराम से। ये हालत है। अब ठीक है, वो तो चलो करके रखा हुआ है, अदरवाइज ना नेक्स्ट ईयर से हम, मतलब ये बहुत अति हो गया है, ये सब चीजें डालना ही नहीं है। ऑनलाइन वाला चीज रिकॉर्ड करके रखना है अपने पास ही, और इसको मतलब स्टूडेंट को एक्सेस ही नहीं देना है, क्योंकि वो हर चीज का जितनी लिबर्टी मिलती है, मैंने देखा है ह्यूमन बीइंग का नेचर है एक्सप्लॉइट करना, बस फ्रीडम को जितनी फ्रीडम देते जाओ उतना एक्सप्लॉइट करते जाएंगे। फोर्टी थ्री बोलना। ये बेटा डिस्कस किया हुआ है, आप दोबारा जाकर के लेक्चर देखना वहां से। ये क्लास में डिस्कस किया हुआ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पूछा था, क्यों जी? क्लास में डिस्कस है 38 क्लास में डिस्कस है ना। ये डाउट है इसमें किसी को? क्लास खत्म होने के बाद पूछना, मैं बताता हूँ, ठीक है। 39 40 41 42 43 4 5 46 7 ये बताओ, ये तो मेरे पीडीएफ में ऐसा आया है, बट पेपर में तो सही आया था ना ये? हाँ, क्योंकि पीडीएफ में तो अजीब से ये बॉक्स 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 आ गए। पेपर में बॉन्ड्स रहे होंगे ना? हाँ दिखाओ। हाँ तो मैं पेपर लेके चल रहा हूँ। हाँ बोलो। 45 बताना है। Which of the following will be the correct order of basic nature? देखो इसमें बड़ा सिंपल सा चीज मैंने बताया था, नाइट्रोजन का दो चीज देखो, एक तो उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, और दूसरा उसका चेक करो कि ये डिलोकलाइज्ड है या नहीं।
कोई भी लोन पेयर अगर डिलोकलाइज हो गया तो उसकी अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन पे कम हो जाएगी। इसलिए सबसे अच्छा लोन पेयर कौन सा है? फर्स्ट वाले का, क्योंकि वो वहीं पे sp3 भी हाइब्रिडाइज्ड है और स्टैटिक भी है, कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं। और सबसे बकवास बेस इसमें कौन सा है? फोर्थ वाला, क्योंकि वो एक्सटेंसिवली डिलोकलाइज्ड है, एरोमेटिसिटी का पार्ट है। अब भाई रही बात ये दोनों की 2 और 3 की, तो 2 के केस में sp2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी बड़ी, लेकिन उसका लोन पेयर रुका हुआ है। और थर्ड वाले के केस में जहां पे एनिलीन है, मतलब इन दोनों में अगर कंपैरिजन करना हो, अब बताओ ये मॉलिक्यूल कितनी बार आ चुका है बेटा, अगर आप अभी भी गलती कर रहे हो तो। ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये डिलोकलाइज्ड है, ये रुका हुआ है, लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइज था, ये sp2। वैसे कायदे से ये भी sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, लोन पेयर जाने के बाद इसका sp2 कैरेक्टर भी बढ़ रहा है, क्योंकि जब लोन पेयर रहा ही नहीं तो sp2। तो कहने का मतलब अब मैं ऐसे कंपेयर कर सकता हूं कि इट इज फिक्स्ड एंड इट इज डिलोकलाइज्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? दिस इज लिटिल बिट मोर बेसिक देन एनिलीन। लेकिन पता है हर स्टैटिक लोन पेयर अच्छे नहीं होते, जैसे साइनाइड का। यहां sp होने की वजह से ये जितने भी एग्जिस्टिंग बेसेस है नाइट्रोजन के, उसमें सबसे बकवास बेस यही है, साइनाइड का H, क्योंकि वहां प्योर s ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर करोगे तो sp के हिसाब से तब भी 50% आ रहा होगा। ठीक है, तो इस वजह से क्लियर हो गया हर्षव? हाँ जी। 46 और 7 आपने पूछा है। 47 में क्वेश्चन है क्या? हाउ मेनी कार्बोक्सिलिक मोर एसिडिक एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड? बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। बताइए यार, इसमें अजीब सा स्ट्रक्चर क्यों आया हुआ है? देखो, पहली बात तो ये समझ लो कि ये यूनिट हमारे पास रेफरेंस के लिए है, इसके कंपैरिजन में पूछ रहा है। तो ये बताओ, पहला वाला तो साफ साफ दिख रहा होगा कि मोर एसिडिक है। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ये इसका -I इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू दिस। और रही बात डोनेट करने की, कॉन्जुगेट करने की, तो मैंने बताया ही था आपको कि यार पुअर कॉन्जुगेशन होता है। और शायद यही रीजन है कि याद करो, मैंने बताया था कि इससे ज्यादा बेस एसिडिक होता है ये, याद करो, यही जो अभी साक्षी केस पूछ रही थी। दिस इज मोर एसिडिक क्योंकि इसकी डोनेटिंग एबिलिटी खराब होती है। आप जब इसको भी डोनेट करोगे तो यहां प्लस आएगा, विनाइलिक कार्बोकेटायन विच इज हाईली अनस्टेबल। तो डोनेटिंग एबिलिटी खराब है, इसका मतलब है कि हमें बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छा है। विड्रॉ करने वाले अच्छा करते हैं और डोनेट करने वाले खराब करते हैं। और कितने लोगों को सेकंड में दिखाई दे रहा है ऑर्थो इफेक्ट? नहीं दिखा? हाँ, बस यही है और क्या। सेकंड में देखो, ऑर्थो पे OCH3 ग्रुप है, ऑर्थो इफेक्ट दिख गया। थर्ड में भी ऑर्थो इफेक्ट दिख गया। फोर्थ में कुछ बताने की जरूरत है? फिर बात खत्म है, बात ही खत्म, क्या ही बचा जिंदगी में। हाँ, तो जितने कार्बोक्सिलिक एसिड थे सारे के सारे ज्यादा एसिडिक हैं। 47, 8, 49 and 50. Now the most important part, calculate your marks and send me. जल्दी करो, सभी करो भाई, ऑनलाइन जो भी प्रेजेंट हो मेरे को बताओ। सब अपने मार्क्स जोड़ करके मेरे को बताओ।
कल बेटा सबमिट किया होगा तो कुछ मार्क्स मिले होंगे, या एटलीस्ट ये तो याद होगा किसका क्या किया है, उसके हिसाब से ही कर लो टेंटेटिव। भाई नेक्स्ट वीक का जो +1 का टॉपिक आ रहा है टेस्ट में, वो मैं बता दे रहा हूं, नोट कर लो सब लोग। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, structure of atom, periodic properties, chemical bonding, and organic common name and nomenclature. ठीक है, सिलेबस नॉर्मली है, नहीं कुछ नहीं आ रहा है, दैट्स इट, ओनली दिस फॉर बोथ मेंस एंड एडवांस। नहीं, कोई फिजिकल का टॉपिक नहीं ले रहा हूं, ठीक है, कर लोगे ना ढंग से। इस बारी अगर पीछे गए ना जो लोग, उल्टा लटकाऊंगा मैं बता रहा हूँ क्लास के अंदर, +1 के किसी स्टूडेंट से अगर पीछे गए तो। और देना है सबको इस बारी टेस्ट, इस बारी कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है ना। कंबाइंड है ना टेस्ट, तो बाद में आकर के देना, हाँ तो बाद में आकर के देना। टाइमिंग का तुम लोग के साथ इश्यूज है तो अपना अगले दिन आकर के लिखो। बस अपने तरफ से ऑनेस्टी मेंटेन करके रखना पेपर में, मैं यही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। चले देखे, एडवांस निकालिए, कर लिया सबने, जोड़ लिया ना। बताओ सुचित कितना आ रहा है? हाँ कितना अच्छा है स्कोर ना, ये तो पूरा पूरा चीज था। बताओ आर्यन, महेंद्रू, ये हालत हो गई तुम्हारी अब। नहीं लिखा था तूने इस बार भी? कब था लास्ट? हाँ तो उसके बाद संडे एग्जाम लिख सकता था ना यहाँ का, सारे तेरे ये सारे टॉपिक तो तैयार ही थे। एडवांस नहीं लिख सकता था, मेंस तो लिख सकता था, सबके सिलेबस मालूम थे। तो यही तो बेवकूफी है ना, प्रैक्टिस अच्छी नहीं होकर के अभी तुमने क्या ऐसा कर लिया अभी क्लास में बैठ करके, मेरे को बता, कुछ किया? फिर एग्जाम छोड़ करके बस कभी सेंस नहीं डेवलप होना है। बता भाई, हाँ जितना भी बन रहा है बोलना, क्या दिक्कत है? 36 मिडिल, 40 कैसे बने, 47 है। सिमर कितने आए? लिखा तो था ना, पेपर मंगाया था ना, पेपर नहीं मंगाया तुमने कल?
PDF दिया है ना, याद नहीं है कि इसका क्या टिक किया था। समर्थ, 2-3 का डाउट छोड़ करके बोलना कितना आ रहा है लगभग। 53। तूने नहीं लिखा क्यों? यार ये सब घिसे पिटे टॉपिक, कम से कम 2 में से 1 पेपर तो लिखते। सिलेबस तुम्हें कुछ पता नहीं था? टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते थे। अच्छी बात है बेटा, मैं वही तो बोल रहा हूँ, कोई फायदा ही नहीं है समझाने का यार। तुम लोगों ने कान के ऊपर ना वो कुछ लगा रखा है, फिल्टर। तूने भी नहीं लिखा है। चलो भाई ठीक है, तो आप समझ में आ रहा है किस जगह पे हो। इतने नंबर में मैं एकदम बता रहा हूं, अभी जितनी बार आप लोगों ने चीजें पढ़ रखी हैं उसके बाद अगर ये नंबर आ रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, मैं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग। प्रद्युमन तुम्हारे कितने आए भाई? पायल जिंदल पेपर लिखा था? कितने आए? टेक्स्ट करो तो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही अच्छे से। हाँ हाँ देख लिया मैंने। तो प्रद्युमन कब इंप्रूवमेंट होगा भाई? कब हाफ सेंचुरी लगेगी? हाँ तो पायल इतना अच्छा स्कोर कैसे आ रहा है आजकल टेस्ट में? कितनी इंप्रूवमेंट हो गई नहीं? वेरी गुड बेटा। तो मतलब मन खुश हो गया तुम लोग की तैयारी को देख करके। आइए चलिए एडवांस, फिर एडवांस यार अभी तुम लोग मेरे ख्याल से देने के लिए मुझे लग रहा है कि ये पेपर ना मेंस वाले उसमें डाल देना पड़ेगा ताकि थोड़ा नंबर बढ़े। फिर तो एडवांस मेरे ख्याल से 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर ऐसे आ रहे होंगे। हाँ चलिए आइए देखते हैं। फुल टेस्ट कहाँ है यार भाई? अब तुम लोग ना पार्ट टेस्ट टाइप में, हम नेक्स्ट टाइम से यार मेरे से अब हो गई मिस्टेक, अब मैं अगली बार से सिलेबस ना 1-2 चैप्टर का रखता हूँ बस। खुश हो करके आराम से पढ़ो, एक ही टॉपिक पढ़ करके आओ पूरे हफ्ते 2 हफ्ते, उसके बाद थोड़ा देखता हूँ कि एक एक टॉपिक तुमसे निकल रहे हैं। अगली बार से मैं 2 से 3 चैप्टर एट द मैक्स ये रखूंगा। ऑर्गेनिक तो पूरा रख सकता हूँ या उसमें दिक्कत है? ऑर्गेनिक पूरा रख लूँ ना? हाँ ऑर्गेनिक पूरा रखते हुए 1 चैप्टर का या 2 चैप्टर का लोड दूंगा और एक्स्ट्रा, क्योंकि वो मुझे लग नहीं रहा कि हो पा रहे तुम लोगों से। ठीक है, और तैयारी बिना करके आधे अधूरे तैयारी से एग्जाम लिखोगे तो फिर उसमें स्कोर नहीं आएगा, डिमोटिवेट हो गया नेसेसरी, उसमें और कोई रीजन नहीं है ना। सिर्फ एक ही रीजन है कि तुम तैयारी पूरी कर नहीं पा रहे हो, हर वीक में रश कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा उससे। तो ऑर्गेनिक हमारा जब भी आएगा, मैं +2 का भी अब तुम्हें बता दे रहा हूँ, पैटर्न याद रखना। +2 के अंदर जितनी ऑर्गेनिक पढ़ाई है वो पूरी हमेशा रहेगी बाय डिफॉल्ट, ये विंग बना करके रखो। इसके साथ साथ मैं 2 चैप्टर और एक्स्ट्रा दूंगा बस, ओनली 2 चैप्टर एक्स्ट्रा विद द होल ऑर्गेनिक लिस्ट। अब वो 2 चैप्टर में कभी हो सकता है 1 फिजिकल 1 इनऑर्गेनिक का हो जाए, 2 फिजिकल का हो जाए, 2 इनऑर्गेनिक का हो जाए, ऐसे मैं करता रहूंगा। ठीक है ना? और +1 के साथ तो आपको वैसे ही इतना लिमिटेड सा सिलेबस पढ़ना है, उनके साथ कम से कम जब भी टेस्ट हो तो पूरी अच्छे से वेल प्रैक्टिस हो करके आओ। और मैं बोलूंगा कि मेंस भी लिखो, तुम लोग लिखो मेंस भी, एक बारी मेंस लिखो तो देखो तो सही क्या हो रहा है, पता तो चलेगी कैसे स्कोर कर रहे हो। मेंस भी लिखो, एडवांस भी लिखो। क्या करोगे टाइम बचा के 2-3 घंटे का, बताओ मेरे को। एडवांस तो इसलिए बोला था देने के लिए कि भाई तुम लोग का लेवल उनसे बहुत ऊपर हो गया है, बट अब उसको रिजल्ट देख करके तो यही समझ में आ रहा है कि तुम्हें मेंस भी लिखना चाहिए उनके साथ। तो आप लिखिए मेंस भी, और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने का वही सबसे बढ़िया टाइम है। इतना एक्सपोजर नहीं है उनके पास, तुम समझो बात को।
आ रहा है बात समझ में? इतना उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है जितना आपके पास हो चुका है। बस पता है एक ही चीज का एडवांटेज उनके पास है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस स्ट्रेस फ्री तरीके से एकदम करते हैं। वो ये सोच के करते हैं कि भाई मुझे करना है, नहीं आया तो मुझे सर से डिस्कस करके सीख लेना है, बस उनका एकदम सिंपल सा एम होता है। और तुम करते नहीं हो काम, फिर नजरें चुराते हो, फिर ऑनलाइन लगा लेते हो क्लास, फिर उसके बाद डाउट में चुप रहते हो, पूरा सोचते हो कि यार लेक्चर यार बाद में देख लूंगा, पहले पुराने काम कर लेता हूँ। तो ये सब जो तुम्हारा काम करने का पैटर्न है ना, कॉम्प्लेक्स जितना बनाते जा रहे हो, उसकी वजह से पीछे होते जा रहे हो। या आज वाला काम यार चलो सर फ्राइडे को डिस्कस करेंगे, तो चलो फ्राइडे के पहले कर लूंगा, अभी 3 लेक्चर देख लेता हूँ, ये कर ऐसे करोगे तो काम नहीं होगा। जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है उसकी प्रैक्टिस होना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए। बस दिमाग में ये बना के रखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और डाउट लेकर के खत्म करना है। तो टॉपिक तो क्लियर है ना? अगली बारी कोई ये तो नहीं बहाना रहेगा ना सर कि अब मेरे पास तैयारी का मौका नहीं मिला, मुझे सिलेबस नहीं मालूम था। सबको मालूम है पहले से ही। अब वो बढ़िया से रिवाइज करना है और उसके बाद आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सोर्स बता दे रहा हूँ, वहां से देख लो। आप वीके जायसवाल से अटेम्प्ट कर सकते हो, नरेंद्र अवस्थी से कर सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम नरेंद्र अवस्थी से कर लो। बाकी टॉपिक के लिए आप वीके जायसवाल से कर लो। किताब तो ले रखा ही होगा मेरे ख्याल से, अब तक नहीं रखा है? हाँ हाँ, वो भी चलेगा, बट उसमें ना बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव लेवल का है। बट अब मेरे ख्याल से अब आप उस लायक हो। के कुमार वाधवाई इज ऑल्सो वेरी गुड बुक। अब आप उस लायक हो कि आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो ना। तो मतलब वो पुराने टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गई, ये सब करो आपको बढ़िया से। नहीं तो अगर वो ज्यादा टफ लग रहा है, ज्यादा उसमें थिंकिंग बेस्ड चीजें हैं, कम टू वीके जायसवाल, नो प्रॉब्लम। तो ये 2-3 गिन करके बुक है, पूरा कंप्लीट लगाने की कोशिश करो, जितना क्वेश्चन हो पाए एट द मैक्स वो करने की कोशिश करो। इनऑर्गेनिक के हैं, जल्दी लग जाएंगे। और आज से ही शुरू करो, फ्राइडे का वेट करके मत आओ बेटा, एक दिन से कुछ नहीं होता है, बात समझो। आओ एडवांस डिस्कस करके खत्म करते, जल्दी करो। नंबर बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है यार, तो एक बच्चे का भी नंबर 80-85 क्रॉस नहीं हो रहा है, वही 50, 52, 55, 40, 42, 38, 33, ये नंबर कोई नंबर है यार? पासिंग मार्क्स वाला नंबर लेके आ रहे हो जेईई मेन के पेपर में। आइए चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 एवरीबॉडी। इसमें तो कोई सेट नहीं था ना, एक ही था ना? 21 बताना है, कौन सा बताओ? ऑप्शन ए बी सी डी या सारे बताने हैं? सी एंड डी। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस फॉर हाइड्रोजन एटम। अब मेरी बात समझना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर एक कंप्लीट थियरी है अगर आपके दिमाग में नहीं हो वो आज, तो आपको आज तैयार हो जाएगा। अच्छे से सुनना। देखो, जो हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई, यहां से जब हम सॉल्व करते हैं तो साई का ऐसा नाम, ऐसे जो नाम रखा गया था वो क्या रखा गया था? वेव फंक्शन। ये किसके बारे में बताता है भाई? ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिटल में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल है क्या? 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। वेयर, जब मैं यहां बता रहा हूं तो ऊपर ध्यान देना है, तो पता नहीं क्या नीचे नीचे कुछ दिख रहा है, रिफ्लेक्टर है, फिर बोर्ड पे ध्यान देना है ना। ऑर्बिटल यहां पे भाई, ऑर्बिटल क्या होता है? 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। क्लियर है सबको? अब मुझे ये बताओ कि साई मैंने बताया था आपको कि ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। जब मतलब ये आप ऑपरेटर वगैरह हटा के इसको सॉल्व करोगे तो जैसे नहीं होते इमेजिनरी नंबर्स 3 + आयोटा 5, तो ऐसे ये इमेजिनरी फंक्शन है, इट हैव आई इन इट्स सॉल्यूशन। तो हम उसको रियल बनाने के लिए मॉडुलस का स्क्वायर जब करते हैं तो वहां से हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी निकलना शुरू होती है, और इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और फिर यहां से बेटा मॉड ऑफ साई स्क्वायर इंटू डीवी जब करते हैं किसी डेजिग्नेटेड वॉल्यूम में, उस जगह पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी? ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विल नॉट बी यूनिफॉर्म एट एवरी एंगल,
एंड इट विल नॉट बी यूनिफॉर्म एट एनी डिस्टेंस। तो ये अपने आप में एक फंक्शन है, वेरी करेगा, r थीटा फाई सबसे वेरी करता है। तो साई के दो कंपोनेंट होते हैं, साई r एंड साई थीटा फाई, थीटा फाई एंड r, ये पूरा साई टोटल। इस वाले पार्ट को हम सब बोलते हैं रेडियल फंक्शन, और इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर फंक्शन। अब क्योंकि आप फंक्शन वगैरह सब पढ़ चुके हो, तो आई होप कि थोड़ा अब आपको क्लैरिटी आए जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो रेडियल फंक्शन होता है, इसके बारे में हमारे जेई तक एक्सटेंशन है, रेडियल फंक्शन तक। एंगुलर फंक्शन के बारे में बहुत कुछ नहीं है, कुछ पढ़ना होगा तो मैं रेफरेंसेस दे दूंगा, थोड़ा अपने से पढ़ करके निकालने की कोशिश करो उसमें क्या लिखा हो। बट फिलहाल साई ऐसा होता है, और इसी बिहाफ पे दो तरह के नोड भी आते हैं, रेडियल एंड एंगुलर। जब ये जीरो हो जाए और या ये जीरो हो जाए तो नोड्स क्रिएट होते हैं। नोड क्या होता है, प्रोबेबिलिटी जहां पे जीरो, प्रोबेबिलिटी जीरो होगी तो ये चीज जीरो होगा, भाई वॉल्यूम जीरो होता नहीं है, ये जीरो हुआ मतलब साई जीरो था मॉड से, समझ गए। ये प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी। अब मैं इसमें रेडियल कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करूंगा तो सारी चीज रेडियल रेडियल हो जाएगी। जैसे मॉड ऑफ साई आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मॉड ऑफ साई आर स्क्वायर इंटू डीवी कर दूंगा तो रेडियल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। रेडियल प्रोबेबिलिटी को किताबों में कई बार आर से भी लिखा हो, कई बार ऐसा इधर उधर करते हैं नोटेशन, वो आप क्वेश्चन देखो उससे कॉल लेना, समझ में आया। अब इसमें डिस्कशन करते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी का फंक्शन होता कैसा है। अगर जनरल डिस्कस किया जाए 1s के लिए, 2s के लिए, 2p के लिए, 3s के लिए, 3p के लिए, 3d x स्क्वायर y स्क्वायर के लिए, 3d z स्क्वायर के लिए, तो रेडियल प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन है वो ऐसा है। ध्यान से सुनना सारे लोग, मतलब प्रोपोर्शनल यहां नहीं लिखूंगा बल्कि पूरा फंक्शन ही लिख देता हूं, समझो बात को। ये बताया भी था, मेरे ख्याल से बताया था, हाँ। तो साई मॉड भी हटा दो अभी, तो फिलहाल ऐसे ही रख लेते, ठीक है। क्या होता है भाई, k इंटू ई टू द पावर माइनस, मान लो b r, जहां पे k भी कांस्टेंट है, b भी है, एक्सपोनेंशियली ऐसे डिक्रीज करता है। एक फैक्टर ये हुआ, दूसरा फैक्टर होता है r टू द पावर l, और तीसरा फैक्टर एल्जेब्रिक होता है जिसका फॉर्म है, हाँ जी, a नॉट माइनस a1r माइनस a2r स्क्वायर माइनस a3r क्यूब एंड डॉट 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 an r टू द पावर n माइनस l माइनस। ये होता है, ये एल्जेब्रिक है। अब यहीं से आप रेडियल नोड्स निकाल सकते हो किसी भी ऑर्बिटल में। जैसे मान लो मैंने बोला बेटा आप एक काम करो, रेडियल फंक्शन लिखो फॉर 3p, तो इसके लिए n का वैल्यू कितना है मोटू 3, l का वैल्यू कितना है 1, तो n माइनस l माइनस 1 कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि r का पावर 1 इसमें मैक्सिमम जाएगा। अब हम इसके लिए लिखना शुरू करते हैं। ये पहला आएगा k e टू द पावर माइनस बी आर, r टू द पावर l का वैल्यू कितना आ गया 1 इंटू, इधर क्या लिखूं मैं, a नॉट माइनस, ये डब्बा जो लिखा हुआ है a नॉट माइनस a1। अब बताओ भाई, अगर इसको जीरो इक्वेट करता हूं तो कितने लोगों को दिख रहा है कि एक्सपोनेंट वाला तो जीरो होगा नहीं, ये जीरो होने का कोई मतलब है नहीं, ये सिर्फ r इज इक्वल टू जीरो पे ही जीरो होगा, यही जीरो करना पड़ेगा। इसीलिए एट r इज इक्वल टू a नॉट बाई a1 पे हमें पहला नोड मिलता है।
अब जैसे तुमको साई दिख रहा है, ऐसे साई स्क्वायर भी दिखेगा, स्क्वायर कर दोगे बस इतना ही फर्क पड़ेगा। बोलो भाई। अब देखो बाकी फंक्शन में और एस के ऑर्बिटल में एक बड़ा डिफरेंस मिलता है, क्योंकि एल की वैल्यू बाकी किसी के लिए नॉन जीरो होती है, एस के लिए जीरो होती है। तो जैसे ही एस के लिए जीरो होगी ये फैक्टर गायब हो जाएगा, आर टू द पावर जीरो विल बिकम 1। और यही सारा चेंज करता है, क्योंकि बाकी सारे फंक्शन में देखोगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जब स्क्वायर भी कर दोगे तो आर इज इक्वल टू जीरो पे जीरो आ जाएंगे, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर ओनली। क्योंकि आर इज इक्वल टू जीरो पे ये ए नॉट हो रहा है और ये 1 हो रहा है, तो जीरो कराने वाला सिर्फ यही था, आर इज इक्वल टू जीरो। यही काम एस में होता है। इसलिए अगर आप देखोगे तो साई फॉर 1s ये यहां से शुरू होता है, वहीं अगर आप मैं बोल दूं साई फॉर 2p करना है, ऐसे जाए, जीरो से स्टार्ट होगा। स्क्वायर भी करोगे तो नेचर ऐसा ही रहेगा, इसका भी स्क्वायर करोगे तो नहीं। जब 2p के बजाय 3p करेंगे तो ऐसा आता है। स्क्वायर कर दोगे तो यही चीज ऊपर आ जाती। तो देखो प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के नजदीक जीरो हो जाएगी बाकी सब में, लेकिन एस के केस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, सॉरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एस के केस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो रही है? एस के केस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का क्या हो रहा है बताओ ना? मैक्सिमम। अब ऑप्शन पढ़ो। अब हो जाएगा बेटा सब, इतने पे ही था। डी अभी भी नहीं हो रहा है। द रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ 4s इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। अच्छा अच्छा, अब देखो ये पॉइंट है थोड़ा समझने वाला। याद करो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन NH NP ND and NF में किस पे लगता है? तो इसका मतलब रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उसकी थोड़ी नजदीक होगी न्यूक्लियस के, है ना? तो उस हिसाब से मार्क करो। देखो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मार्किंग्स की।
तुम लोग को क्या मार्किंग स्कीम में क्या प्रॉब्लम है इसमें? 3 नंबर का मल्टीपल चॉइस है, मतलब जिसमें 4 नंबर होते हैं, अगर मान लो इसमें 4 ऑप्शन करेंगे, 3 4 मार्क्स कितना मार्क्स मिलेगा? एक मिनट, मुझे इंस्ट्रक्शन देखने दो। कहाँ से है ये क्वेश्चन? सभी नहीं दिखा, सभी 3 नंबर के जगह पर मैं 1 नेगेटिव था, इसमें तो यूनिफॉर्म पार्शियल मार्किंग थी। लिखा नहीं हुआ था, कैसे है मैट्रिक्स मैचिंग नहीं समझ आया कैसे क्वेश्चन को रिपीट आपको बिठाओ। चलो मैं देख लेता हूँ, बात कर लूंगा कहाँ पे। हाँ बोलो। 21 के 21 21 का, हाँ 21 का डी वाला देखो भाई, एक बार देख लो सब लोग। सी तो करेक्ट है ना, क्लियर है? देखो अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनो। जब आप प्रोबेबिलिटी का ग्राफ ड्रॉ करते हो, से फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी इधर लिख ले रहा हूं, एंड नाउ यू आर थिंक विथ आर, और मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा कि आप एक काम करो, 3s का ड्रॉ करो। ड्रॉ करो एक बारी, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ प्रोबेबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू आर फॉर 3s। जल्दी करो थोड़ा। आऊंगा आऊंगा अभी। प्रोबेबिलिटी मैंने बोला है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नहीं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बेटा।
बोलो भाई, जो प्रोबेबिलिटी का फंक्शन उसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई दिस वॉल्यूम 4πr² इंटू डी आर, ये डीपी का वैल्यू है। तो जब भी इंटीग्रेट करोगे तो उसमें ये आर का फैक्टर तो रहेगा ना, तो एट आर इज इक्वल टू 0 प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। न्यूक्लियस पे प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होता है, डेंसिटी मैक्सिमम सिर्फ एस के लिए होता है, बाकियों के लिए डेंसिटी भी 0 होती है। बड़ा अजीब सा चीज है ना, क्योंकि r इज इक्वल टू 0 है तो वॉल्यूम 0 हो गया ना, तो वहां पे कुछ नहीं मिलेगा, डेंसिटी तो मैक्सिमम रह ही सकती है। तो ये बड़ा अजीब सा चीज है, इसलिए न्यूक्लियस के नजदीक डेंसिटी बहुत ज्यादा दिखाते हैं एस का। वो यही बात तो बताता है कि इसकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। बोलो, तो ये बहुत नजदीक तक पहुंचेगा ये ऐसे। कौन सा मैंने बोला था ड्रॉ करने के लिए, 3s। 3s में कितने नोड आएंगे, 2, तो एक नोड ये आया। तो बेटा ये रहा आपका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के करस्पॉन्डिंग रेडियस। देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ 4s, है ना। तो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, एस ऑर्बिटल की। मान लो अगर हम 4s के लिए कर रहे हैं तो 3 टाइम्स ये टच करके जाएगा, ये ना 4s के लिए अगर हम कर रहे हैं तो 3 टाइम्स टच करके, और ये और ऊंचा हो जाएगा। तभी तो बोलते हैं ना भाई 4s का ऑर्बिटल और लार्जर है। अगर पहला वाला ही पीक हाई हो गया तो न्यूक्लियस के नजदीक हो गया ना। तो प्रोबेबिलिटी में हमेशा ऐसा जो भी मैक्सिमा वो बढ़ता जाना चाहिए। अब आप बात समझो, यहीं पे अगर डी का डिस्कशन करेंगे, 4d के साथ है, तो 4d में कितनी बार 0 होगा, अरे बाबा कितनी बार 0 होता है, n-l-1 टाइम्स अदर देन 0, n इनफाइनाइट, कितनी बारी आएगा, 1 टाइम आएगा बस। हाँ, मैं तो यार मर्ज तो नहीं करना चाहिए, मैं जस्ट ऐसे ही बना रहा हूँ, मतलब अगर ऐसे बनाना हो तो आई शुड शो लाइक दिस। सो मेरे को बेसिकली ये रेडियस r ऑफ 4d वर्सेस r ऑफ 4s निकालना था। तो पेनिट्रेशन वाइज तो साफ दिख रहा है, यहाँ पे देखो इस जगह पे इसकी प्रोबेबिलिटी है ठीक ठाक। इसके कंपैरिजन में अगर आप यहाँ इसको मर्ज करने की कोशिश करो तो ये धीरे धीरे भी उठ ही रहा है, तो इससे लोअर ही है। तो पेनिट्रेशन तो हमेशा 4s का बेटर है, उस पर अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है। नाउ वी हैव टू डिस्कस कि इस जगह पे क्या सीन बन रहा है, रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, रेडियस ऑफ मैक्स। तो देखो एक तरीका है कि भाई फंक्शन को पूरा सॉल्व करो और उसके हिसाब से मैक्सिमम मिनिमा का वैल्यू निकालो। मैक्सिमम मिनिमा के लिए आप वही है ना, डीपी बाई डी आर को 0 इक्वेट करो और उससे आर निकालो, फॉर 3d कितना आ रहा है, फॉर 3s कितना आ रहा है, फॉर 3p कितना आ रहा है। तो सेम शेल के लिए जो वैल्यू ऑब्जर्व किया गया है उसमें ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे आप s से p, p से d आते हो तो उसका जो रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो पीछे की तरफ आता जाता है, s से p, p से d, यानी रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, s का ही सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद आएगा p का एंड उसके बाद आएगा d का। ये थोड़ा सा वियर्ड लगता है क्योंकि देखो अगर आप तो 3s से बड़ा साइज हम किसका बनाते हैं, 3s से बड़ा साइज किसका बनाते हैं हम, 3p का, isn't it? और उससे भी ज्यादा किसका बनाते हैं, लेकिन वो जो इंक्लूजन होता है उसके अंदर तो 90 to 95% प्रोबेबिलिटी एज अ होल लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि भाई ये जो मैक्स आ रहा है ना इसकी बात कर रहा है बस ये, हाँ किस रेडियस पे वो मैक्सिमम आ रहा है उस रेडियस का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आप या तो फंक्शन सॉल्व करो या तो एज ए स्टेटमेंट याद रख लो हमेशा कि भाई जैसे जैसे हम
S से P, ध्यान रखना फॉर द सेम शेल। NS, NP, ND एंड NF में आप NS का रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा, बाहर की तरफ होगा। ये वाला जो पहला वाला था जो पीक, उसमें ये बल्कि अंदर होगा S, क्योंकि इसका पेनिट्रेटिंग पावर अच्छा होता है, इस पे न्यूक्लियस से अट्रैक्शन भी अच्छा लगता है, तो इसलिए पहला वाला जो पीक होगा दैट विल बी टुवर्ड्स इनर साइड। जो लास्ट वाला पीक होगा वो कहां हो रहा है, उल्टा बाहर की तरफ चला जा रहा है ना। ये देखो फंक्शन का ही कमाल है बेटा। अब या तो मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊं, या तो फिर आप इसको एज ए मैटर ऑफ स्टेटमेंट दिमाग में सेट कर लो। अब उस हिसाब से इसको चेक करो, स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है या करेक्ट है? रॉन्ग है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फिर। ये पूरा फंक्शन पे ही है, किसी पे और कुछ नहीं कर सकते। नहीं, रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी NS NP, या तो लिख लो कहीं पे ना, रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी NS की सबसे ज्यादा होगी, फिर NP आएगा, फिर ND आएगा, दिस विल बी द ऑर्डर। बाहर की तरफ होगा S। क्वेश्चन नंबर 22 डिलीट करवा दे रहा हूं आउट ऑफ सिलेबस का। कर लेंगे अभी तो। अरे बाबा मैंने डिस्कस ही नहीं किया, तो अभी क्यों करूँ, इसको डिलीट कर देता। हाँ हाँ डिलीट कर लो। हाँ किसमें कर लेंगे इसको डिस्कस। अरे मतलब खत्म करने के बाद कर लेता हूँ। हाँ बाबा बोनस ही करा दूंगा, ठीक है, खुश रहो तुम लोग, बोनस करा देता हूँ। हाँ जी, वो भी डिस्कस करके बता दूंगा तुम लोग को। चलो 23, 24, 25 एनआइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक, ये सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी होती है। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। तो ग्लास जो है वो क्या है आपको मालूम है, एमॉर्फस है। पीवीसी इज अ पॉलीमर, वो भी क्या होगा, एमॉर्फस ही होगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है, एक इसमें गलती किए होगे मुझे लगता है, पीवीसी में गलत किए होगे शायद। ग्लास वगैरह किया था, नहीं मार्क किया था, चलो कोई बात नहीं। 24, 25, 26, 7, 8, 9, थर्मो से इस बारी थे क्वेश्चन। क्या है, देर इज कौन सा 27 का लास्ट ऑप्शन है? इट इज इम्पॉसिबल बाई मीन्स ऑफ inanimate material agency to derive mechanical effort from any। देखो बेसिकली ये क्या कह रहा है, अच्छा इसमें चेक किया होगा मे बी से, इसमें देखो ये डी ऑप्शन को करेक्ट दिया है। हाँ अब मेरी बात सुनो यार, ये तुम लोग फिजिक्स में बल्कि सेकंड लॉ के मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स सुना होगा, लोगों नहीं पढ़ा है सबने, कि भाई आप एक ही बॉडी से आप उसका टेम्परेचर कम करके, ये बोल रहा है ना, टेम्परेचर डाउन करके आप उससे एग्जैक्टली तो आप उससे मैकेनिकल चीजें डिराइव नहीं कर सकते, यही बोल रहा है ना। मतलब उसमें वही वाली बात है कि यार स्टेटमेंट मैंने मतलब वो फिजिक्स वाले भी डाल दिए थे इसके अंदर की, ताकि अगर आपको समझ आ रहा हो तो करोगे, नहीं तो कोई बात नहीं। It is impossible by means of inanimate material agency to derive mechanical effort from any। हाँ तो छोड़ो ना, ये कहानी क्या है, उसके आगे लिखो ना, इट इज इम्पॉसिबल टू डिराइव मैकेनिकल एफर्ट फ्रॉम एनी पोर्शन ऑफ द मैटर बाई कूलिंग इट बिलो द टेम्परेचर।
आप टेम्परेचर उससे इक्वल होगा वोल्टेज बहुत बड़ी है सबसे ज्यादा रिफाइनिंग है रिलेटिव डिस्कशन कर रहा है, कोल्डेस्ट फ्रॉम द सराउंडिंग। मान लो सराउंडिंग में अलग अलग ऑब्जेक्ट रखे हुए हों, उन सभी में जो ठंडा हो उससे भी ठंडा कर दिया। अब ये बैठ करके पूछना सर से, ठीक है, उनसे समझना है कि इसको कैसे नहीं करते। चलो बेटा लास्ट करते हैं, इसके बाद क्लास में ड्रॉप करता हूँ। 28, चलो ठीक है, इसके बाद वाला चीज अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, या इसको दोबारा अटेम्प्ट करना है, इट इज वर्थ गिविंग अनदर ट्रायल। अभी नहीं, बिल्कुल नहीं, दोबारा ट्राई करो। से मैं पढ़ाऊंगा आपको SN1 SN2 और ये सब, इसके लिए रेडी रहना, ठीक है। EAS अपना कवर कर लेना जो लेक्चर्स बोला है उससे। आंसर में डाउट है
तो मैंने आंसर की तो शेयर कर दी है, पेपर की देख लेना का, पेपर भी देख लेना, सोल्यूशन भी आएगा उसमें है। डिफरेंशियल के 5 भी लेक्चर नहीं, 4 हैं। हाँ 4 हैं। तो तुम्हें पूरा डिफरेंशियल मिस किया है? 3 लेक्चर होंगे ना, तो रफली आई थिंक 15 पेज काफी होंगे। प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर भी नहीं लगाया? अब फिर फर्स्ट लेक्चर तो हो गया ना इसका, देख के आता वो। चलो कोई नहीं, अब वो उसको मिला के 4th है शायद। चलो शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी के